नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज में हम आपके लाए हैं यहाँ पे उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट। इसका सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट इससे पहले आ चुका है जिसमें हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी और ये इसका सेकंड पार्ट है जो कि उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट है। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, एग्जाम नजदीक आने वाले हैं और अब आपको यहाँ पे जितना आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन और साथ ही साथ प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना है। और उत्तराखंड के जो भी बचे टॉपिक हैं बीच में वो आते रहेंगे। अधिकांश सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। तो जो हुड़किया बोल है उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध क्या है, ये हुड़किया बोल एक गीत है, ठीक है। तो हुड़किया बोल जो गीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है? रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर। जब धान की रुपाई होती है तो विशेषकर उस अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है हुड़किया बोल। एक व्यक्ति जो कि इस गीत को गाता है वेशभूषा पहनकर खेत में जाता है, वहां पे जो अन्य लोग रुपाई करते हैं तो एक स्वर में ये दोहराते हैं, फिर दूसरे स्वर में वो दोहराते हैं। तो इस प्रकार से जो हुड़किया बोल गीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है? रुपाई और गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है उत्तराखंड में हुड़किया बोल गीत। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निम्न में से उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तरकाशी में जो यहाँ पे सूर्य मंदिर स्थित है वो है आपका यहाँ पे मंजियाली का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज थी उसमें काफी डिटेल्स हमने इनके बारे में आपको बताया था, प्रत्येक सीरीज प्रत्येक जिले के बारे में। तो देखो कुलसारी का सूर्य मंदिर ये आपका कहाँ है? चमोली में है कुलसारी का सूर्य मंदिर। उसका पलेठी का सूर्य मंदिर ये आपका कहाँ है? टिहरी के हिंडोला खाल में। टिहरी में आपका पलेठी का सूर्य मंदिर। रमकालिता सूर्य मंदिर आपका चंपावत में हो जाएगा और मंजियाली का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी में। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके कवर हो गए और यहाँ पे जितना हो सके उतना आपको डिटेल्स बताया जाएगा। और ये कहने के तो 50 क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे आपको 50 से कई ज्यादा क्वेश्चन बताए जाएंगे क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो भी आपको इस सीरीज में बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, कुबेर मंदिर या पंच केदार मंदिर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि जागेश्वर मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो यह है आपका अल्मोड़ा में स्थित है जागेश्वर मंदिर समूह। ये जटागंगा नदी के किनारे है और साथ साथ आपको बता दें इसमें जो सबसे पुराना मंदिर है वो महामृत्युंजय मंदिर है जो कि यहाँ पे स्थित है। जागेश्वर मंदिर समूह में स्थित है महामृत्युंजय मंदिर। बाकी यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर भी है, कुबेर मंदिर भी है, पंचकेदार मंदिर है और माना जाता है यहाँ पे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है जागेश्वर मंदिर समूह जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी, लस्तर नदी, अलकनंदा या सोनगंगा। तो जो कोटेश्वर महादेव मंदिर है रुद्रप्रयाग से कुछ ही लगभग 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है कोटेश्वर महादेव मंदिर जो कि आपका किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर है कोटेश्वर महादेव मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी किस स्थान पर थी? तो कत्यूरी कालीन जो ब्रह्मदेव मंडी थी ये थी आपकी टनकपुर में। टनकपुर कहाँ स्थित है? आपका चंपावत और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है टनकपुर, यहाँ पे स्थित है आपकी जो कि कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी थी। और 1880 में यहाँ पे एक बाढ़ आई थी जिसमें बह गई थी। तो जो कत्यूरी कालीन प्रसिद्ध ब्रह्मदेव मंडी थी ये कहाँ स्थित थी? आपकी टनकपुर में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ की रचना किस चंद शासक ने की? जो त्रैवणिक धर्म निर्णय ग्रंथ था इसमें क्या किया गया था कि इसमें आपका जो जाति व्यवस्था के आधार पर यानी सामाजिक व्यवस्था को इसमें स्थापित किया गया था जिसमें ब्राह्मणों को या कुल के वर्णों में विभक्त किया गया था। जाति व्यवस्था को जाति और वर्णों में विभक्त किया गया था यानी सामाजिक व्यवस्था थी जो उसको वर्णों के आधार पर यहाँ पे बांटा गया था जिसको कहा गया त्रैवणिक धर्म निर्णय नामक ग्रंथ। और इसकी रचना की थी चंद शासक थे रुद्रचंद। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? तो किंगरी बिंगरी क्या है? उत्तराखंड में एक दर्रा है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और ये दर्रा कहाँ स्थित है? तो चमोली और तिब्बत में स्थित है आपका किंगरी और बिंगरी दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच। अब चमोली और तिब्बत के बीच कुछ अन्य दर्रे जैसे बालचा दुर्रा हो गया, माणा हो गया, किंगरी बिंगरी, घाटरालिया हो गया, लमलंग हो गया, तंजुन हो गया, चोरा होती हो गया, ये सभी दर्रे आपके कहाँ स्थित है? चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, पिरुल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की किस जनपद में शुरू की गई? तो जो पिरुल विद्युत परियोजना है ये शुरू की गई है उत्तरकाशी जनपद में। ये कब शुरू की गई है? तो 30 सितंबर 2020 में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, उन्होंने उत्तरकाशी जिले के डुंडा क्षेत्र में इस परियोजना का शुभारंभ किया
पिरूल क्या होता है? ये चीड़ की सूखी पत्तियों से विद्युत उत्पादन, जिसे कहा जाता है पिरूल विद्युत परियोजना, जो कि शुरू कहाँ की गई? उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, बगवाली पोखर युद्ध किनके बीच हुआ? तो जो बगवाली पोखर युद्ध हुआ था, ये हुआ था कुमाऊं और गढ़वाल सेना के बीच। कुमाऊं सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे यहाँ पे मोहनचंद, और गढ़वाली सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तत्कालीन जो गढ़वाल नरेश थे उस समय वो थे आपके ललित शाह। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि गढ़वाली सेना विजय हो जाती है, यानी ललित शाह विजय हो जाते हैं, और ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बनाते हैं। तो प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के ऐसे, देखो प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के राजा भी रहे हैं बोमार वंश के, और कुमाऊं के राजा भी रहे हैं कुछ समय के लिए। तो प्रद्युम्न शाह एक ऐसे मतलब ऐसे राजा हैं जिन्होंने गढ़वाल की सत्ता भी संभाली और कुमाऊं की सत्ता भी संभाली थी एक वक्त के लिए, यानी कुमाऊं के राजा भी रह चुके हैं प्रद्युम्न शाह। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई? भवाली कहाँ से आपका? नैनीताल में स्थित है। और भवाली में जो टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1912 में। और आपको बता दें कि उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपकी भवाली में स्थित है। तो भवाली काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना की गई थी 1912 में, और यहाँ पे न्यायिक और विधिक अकादमी उत्तराखंड भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखू उड्यार कहाँ स्थित है? तो जो लाखू उड्यार है प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र है, ये आपका स्थित है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में बाड़ीछीना में सुयाल नदी के दाएं तट पर स्थित है आपका लाखू उड्यार, जो कि प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र है। इसमें आपको मानव और पशुओं के शैलचित्र मिलेंगे, जिसमें मानव को समूह में नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्यामताल कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, चमोली। तो जो श्यामताल है आपका ये स्थित है आपका चंपावत में। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। श्यामताल क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे स्वामी विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के किनारे स्थित है? ये आपका हो जाएगा श्यामताल के किनारे। चंपावत में एक और ताल है झिलमिल ताल। तो श्यामताल और झिलमिल ताल आपको नोट करने, यह कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद में स्थित है आपके श्यामताल और झिलमिल ताल। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, मंगल की रात घटनाक्रम किस गोरखा सूबेदार के समय हुई थी? तो जो मंगल की रात घटनाक्रम हुई थी ये हुई थी काजी नरसिंह के समय, जो कि ये कुमाऊं की घटना है। काजी नरसिंह उस समय गोरखा सूबेदार थे कुमाऊं में, और मंगल की रात जो घटनाक्रम घटा था वो घटा था काजी नरसिंह के समय में। भाई गोरखा शासन में आपको काफ़ी डिटेल बता रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अंग्रेजों ने ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कब स्थानांतरित किया? कई बार एक क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। तो अंग्रेजों का जो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था वो कहाँ था? पहले श्रीनगर, उसके बाद जो पौड़ी स्थानांतरित किया गया वो क्या गया 1840 में, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, बर्थवाल समिति के अध्यक्ष थे। देखो बर्थवाल समिति क्या थी? जब यहाँ पे उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था, तो तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। उन्होंने 2 समितियां गठित की थी, कौशिक समिति और बर्थवाल समिति, जिनको यहाँ पे मतलब उत्तराखंड जो पृथक राज्य उसकी एक पृष्ठभूमि बनानी थी, कैसा बनेगा। तो बर्थवाल समिति इसके अध्यक्ष बनाए गए थे विनोद बर्थवाल, जबकि कौशिक समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। रमाशंकर कौशिक और विनोद बर्थवाल ये 2 मुख्य आदमी थे, जिनकी अध्यक्षता में, विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में बर्थवाल समिति, जबकि रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और ये दोनों समितियों का गठन किया गया था 1994 में। ये भी आपको नोट करना है, कई बार एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो जो पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है आपका हिंडोला खाल, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो टिहरी गढ़वाल में कौन सा सूर्य मंदिर है आपका? टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 1994 यहाँ पे सम्मानित किया गया चंद्रप्रभा एतवाल जी को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा। अब ये चंद्रप्रभा एतवाल कौन है? तो पिथौरागढ़ निवासी है चंद्रप्रभा एतवाल, जो कि एक क्या है पर्वतारोही हैं, और इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, और जबकि 1994 को इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। सी ऑप्शन यहाँ पे 17 का सही आंसर है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो ये कहलाता था दस्तूर कर।
बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार मंगलेश डबराल जी का वर्ष 2020 में निधन हुआ। उनकी किस रचना के लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मंगलेश डबराल जो कि टिहरी क्षेत्र के थे और ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार या कवि थे। इनकी यहाँ पे जो इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2000 में। किस रचना के लिए? वो थी हम जो देखते हैं, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा। मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं नामक रचना के लिए 2000 में इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी इनकी कुछ अन्य रचनाएं जैसे पहाड़ पर लालटेन, नए युग के नए शत्रु, घर का रास्ता, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। और हाल ही में 2020 में 9 दिसंबर 2020 में इनका निधन हो गया है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो 1900 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ? तो जो कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन हुआ था 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कोटद्वार में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी ने। कुमाऊं परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 1916 में, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन जो कुमाऊं परिषद का हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1918 में। ये कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राय बहादुर तारादत्त गरला ने। तीसरा अधिवेशन हम आपको बता चुके हैं 1919 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे ये कोटद्वार में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। और चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था, काशीपुर में हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता की थी। और बद्रीदत्त पांडे 1923 में जो 5वां अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे ने। कहाँ ये हुआ था? टनकपुर में 5वां अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का। तो 5 अधिवेशन जो कि कुमाऊं परिषद के हुए थे, ये आपको सभी नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से यहाँ पे निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? क्वेश्चन क्या है? पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा आपको बताना है इनमें से। तो देखो ऑप्शन देखो, पुष्पेश पंत, इनको 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है हिंदी साहित्य क्षेत्र में। शेखर पाठक, इनको भी यहाँ पे 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। अनिल प्रकाश जोशी, इनको 2006 में, जो कि उत्तराखंड के अनिल प्रकाश जोशी हैं, इनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और ये एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद हैं। केपी नौटियाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, जिसको कोई भी पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो बाकी 3 ऑप्शन जिनको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है, तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है, खिलती कलियां योजना का संबंध है बच्चों को गोद लेना, बाल पोषण से संबंधित, बेटी के जन्म से या अनाथ बच्चों से? तो जो खिलती कलियां योजना, इसका संबंध है बाल पोषण से, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, खिलती कलियां योजना राज्य में कब प्रारंभ की गई थी? 14 अगस्त 2015 को। किसके द्वारा? तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, इन्होंने 14 अगस्त 2015 को राज्य में खिलती कलियां योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? कुपोषित बच्चों को नियमित मात्रा में पोषक तत्व दिया जाना। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नारायण दत्त तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। नारायण दत्त तिवारी जो कि विकास पुरुष के नाम से भी विख्यात है, ये उत्तराखंड के भी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इन्होंने उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा किया था। 1976 को नारायण दत्त तिवारी पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 1977 में ये इस्तीफा देते हैं, फिर 1984 में, फिर 1988 में, यानी 3 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। एक बार ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। प्रथम मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित सरकार में प्रथम मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे उत्तराखंड के। क्वेश्चन नंबर 24 है, केदारनाथ मंदिर जाने के लिए गौरीकुंड तक किस राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से पहुंचा जाता है? देखो, केदारनाथ मंदिर में डायरेक्ट रोड तो जाती नहीं है, यानी गौरीकुंड तक जाती है, उसके बाद पैदल मार्ग है आगे। तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक जो नेशनल हाईवे जाता है वो कौन सा जाता है? NH 107। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। अब देखो, चारों धामों के बारे में आपको बता दें। जो बद्रीनाथ धाम है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 07 पे, नेशनल हाईवे 07 पे है। उसके बाद गंगोत्री है NH 34 पे, और आपका जो यमुनोत्री है वो है NH 134 पे। और उसके बाद केदारनाथ हो गया 107 पे।
तो चारों धामों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किस धाम तक पहुंचता है, यानी किस धाम को पहुंचने के लिए किस राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे 25 मार्च 2006 ईस्वी को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को मान्यता डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो 25 मार्च 2006 को यहाँ पे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया राज्य सरकार द्वारा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार को। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसा युग्म बताना है जो सम्मिलित नहीं है। तो हाथी पर्वत चमोली में है, बिल्कुल सही है। चीला परियोजना गंगा नदी पर है, बिल्कुल ये भी सही है। आपको जितनी भी परियोजनाएं हैं आपको बताया गया था। टिहरी में कौन सी परियोजनाएं हैं, पौड़ी में कौन सी परियोजनाएं हैं, एक अलग से टॉपिक इसमें बना रखा है। उत्तराखंड की सभी प्रमुख विद्युत परियोजनाएं आप सर्च कर सकते हो। उत्तराखंड की विद्युत परियोजनाएं बाय जरधारी क्लासेज यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगी। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सारी परियोजनाओं को एक साथ बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चतुरंगी ग्लेशियर, बिल्कुल ये कहाँ स्थित है, आपका उत्तरकाशी में स्थित है चतुरंगी ग्लेशियर। और आपका जो रूप कुंड है ये बागेश्वर में नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बागेश्वर में कौन कौन से कुंड है, आपका सुकुंड हो गया, देवी कुंड, ये प्रसिद्ध कुंड है आपका बागेश्वर में। बाकी तीनों ऑप्शन ये आपस में युग्म सम्मिलित है। डी वाला युग्म सम्मिलित नहीं है, तो डी वाला सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है उत्तराखंड में पहली रेल मालगाड़ी कब चली। तो उत्तराखंड में जो पहली रेल यानी मालगाड़ी चली थी वो चली थी 22 दिसंबर 1851 को। कहाँ से कहाँ तक ये चली थी, आपकी रुड़की से पिरान कलर के बीच। ये क्यों चलाई गई थी, देखो ये 5 किलोमीटर चली थी। और क्यों चलाई गई थी, क्योंकि उस समय यहाँ पे ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य चल रहा था और उस निर्माण कार्य में सुविधा हेतु 5 किलोमीटर चलाई गई थी उत्तराखंड में पहली रेल मालगाड़ी 22 दिसंबर 1851 को। इसकी मतलब खोज जो हुई वो 2003 में इसका पता चला। ठीक है, 2003 में इसका कुछ साक्ष्य मिला जिससे इसका पता चला कि उत्तराखंड में सबसे पहले, भारत में वैसे सबसे पहले उत्तराखंड में ही मालगाड़ी यानी रेलगाड़ी चलाई गई थी। लेकिन मानी कौन जाती है, वो मुंबई से जो थाने के बीच चली गई थी वही मानी जाती है, क्योंकि उसका साक्ष्य थे वो पहले से मिल गए थे। इसका साक्ष्य 2003 में इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसका विवरण इतिहास में कहीं ज़्यादा दर्ज नहीं हो रखा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 27वां का सही आंसर हो जाएगा। रेल परिवहन वाली वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स बताया था। क्वेश्चन नंबर 28 है वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2021 में जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था प्रेमचंद शर्मा जी को। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद शर्मा को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण या सराहनीय योगदान देने के लिए। उसके बाद आपको बता दें 2021 में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक तो हो गए प्रेमचंद शर्मा, दूसरा नाम है भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, इनको चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2 व्यक्ति हैं जिनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, प्रेमचंद शर्मा कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए, और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार चिकित्सा क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। तो 2 व्यक्ति हैं, ये आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत था अनुसूचित जनजाति का उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार वो था उधम सिंह नगर में। कितना परसेंट था, 7.46। और अगर हम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ थी, उधम सिंह नगर में 1,23,000 के करीब थी। और रुद्रप्रयाग में सबसे कम क्या है, अनुसूचित जनजाति की संख्या थी। तो सर्वाधिक प्रतिशत भी अनुसूचित जनजाति का और संख्या भी ये कहाँ थी, उधम सिंह नगर जनपद में। तो डी ऑप्शन 29 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे खेड़ी जलप्रपात कौन से जनपद में है। काफी इंपॉर्टेंट है खेड़ी जलप्रपात, ये आपका कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी जनपद में आता है खेड़ी जलप्रपात। अब देखो देहरादून जनपद के प्रसिद्ध जलप्रपात कौन कौन से हैं, तो सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि सभी को पता होगा लगभग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टाइगर फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी जलप्रपात, ये भी आपका कहाँ स्थित है, देहरादून के मसूरी में स्थित है। अब देखो टिहरी में कौन सा जलप्रपात आता है, तो केम्प्टी फॉल जलप्रपात। वैसे मसूरी में आता है लेकिन मसूरी से कुछ दूरी पर है और ये किस सीमा में आता है, टिहरी क्षेत्र की सीमा में आता है। तो टिहरी में कौन सा जलप्रपात है, केम्प्टी फॉल जलप्रपात। उत्तरकाशी में आपका बता दिया गया है खेड़ी जलप्रपात जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और चमोली में कौन सा है, वसुधारा जलप्रपात, जिसको वसुंधरा जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि अलकनंदा नदी पर है। तो वसुंधरा जलप्रपात, खेड़ी जलप्रपात, केम्प्टी फॉल जलप्रपात। और देहरादून में कितने सारे हो गए,
सहस्त्रधारा हो गया आपका, टाइगर फॉल, भट्टा फॉल, हार्डी जलप्रपात, ये सारे कहाँ स्थित है आपका, इन जनपदों में स्थित है। इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है जो आप सर्च कर सकते हो, उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात बाई जलधारी क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 31 है, भेंकताल निम्न में से कौन से जनपद में है? तो भेंकताल है आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। रुद्रप्रयाग जनपद के कुछ अन्य ताल जैसे बधानी ताल हो गया, देवरिया ताल हो गया, सरावदी या चोराबाड़ी ताल। जहां से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है चोराबाड़ी ताल से। और आपका भेंकताल ये भी हो गया रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित। और चोराबाड़ी ताल को क्या कहते हैं? गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन एरिस का उद्घाटन कब किया गया? तो एरिस जो कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, ये कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो कि आपका स्थित है नैनीताल में। तो नैनीताल में स्थित है ये एरिस जो कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। इसका उद्घाटन किया गया था 2016 में। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा और साथ साथ बेल्जियम के पीएम चार्ल्स माइकल ने संयुक्त रूप से 30 मार्च 2016 को इस एरिस का उद्घाटन किया था जो कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। तो बी यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखो यहाँ से एक बार एक चीज़ आपको ध्यान रखना, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है आपका, जिसको एरिस भी हम कहते हैं, ठीक है। एरिस ही इसी संस्थान का नाम है, शॉर्टकट नेम। और नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1955 में। नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी में ये स्थित है। और जो ये एरिस, ये दूरबीन बनाई गई है एरिस के नाम से। इसका व्यास कितना है? लगभग 3.6 मीटर व्यास है। और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 2450 मीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुमाऊं की 13 यातायात कंपनियों का विलय कर 1939 में एक यातायात कंपनी स्थापित की गई थी, वह है। तो देखो यहाँ पे 1939 की बात है, जब कुमाऊं की लगभग 13 यातायात कंपनियों को मिलाकर एक नई यातायात कंपनी बनाया गया था जिसका नाम है KMOU। KMOU की फुल फॉर्म क्या है? कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन, जिसकी स्थापना 1939 को की गई थी कुमाऊं में। इससे पहले जो अन्य 13 मोटर कंपनियां थी उनका विलय कर, और इसमें विशेष योगदान दिया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे KMOU, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। और इसी की तर्ज पर एक GMOU गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन, इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनकी स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बागेश्वर जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? बागेश्वर, कपकोट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखो बागेश्वर जनपद में 2 विधानसभा सीट हैं, इनमें से एक SC हेतु आरक्षित है। वो सीट आपकी बागेश्वर विधानसभा सीट जो कि SC हेतु यहाँ पे क्या है, यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है बागेश्वर विधानसभा सीट। तो ए ऑप्शन 34 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, देहरादून में स्थित गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट स्थित है? सबसे पहले एक क्वेश्चन ये बनता है कि गौतम कुंड कहाँ स्थित है? आपका देहरादून जनपद में स्थित है। कौन से मंदिर के निकट स्थित है? तो यह है आपका चंद्रबानी मंदिर, ठीक है। इसको चंद्रबदनी मत समझना, चंद्रबदनी मंदिर टिहरी गढ़वाल में स्थित है, जबकि चंद्रबानी मंदिर कहाँ स्थित है? देहरादून जनपद में स्थित है। और इसी चंद्रबानी मंदिर के निकट है गौतम कुंड। माना ही जाता है कि यहाँ पे महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री और पत्नी के साथ यहाँ पे तपस्या की थी, इसीलिए इसके बगल में एक कुंड है जिसका नाम है गौतम कुंड। तो चंद्रबानी मंदिर के निकट है गौतम कुंड। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूपिन और रूपिन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सूपिन और रूपिन नदी ये सहायक नदी है टोंस नदी की। देखो क्या होता है, सूपिन नदी ये उत्तरकाशी के यहाँ पे स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से आती है। रूपिन नदी आती है हिमाचल प्रदेश से, फिर ये नेटवाणा में संगम करती है। इसके बाद ये जानी जाती है टोंस नदी के नाम से। नेटवाणा में ये संगम करती है, ये रूपिन नदी है, ये सूपी नदी है। फिर टोंस नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पे कालसी नामक स्थान से, जो कि यमुना नदी आ रही है उत्तरकाशी, देहरादून के कालसी नामक स्थान से ये टोंस नदी यमुना नदी में संगम करती है और उसके बाद यमुना नदी के रूप में आगे बढ़ती है। फिर यहाँ से देहरादून के कुछ ही आगे यहाँ से शक्ति नहर भी निकलती है आगे, वो आपको पूरा नदी सिस्टम में समझाया गया है। तो 36 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था। तो चंद शासक की स्थापना किसने की थी कुमाऊं में? राजा सोमचंद ने, इसलिए डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और कुमाऊं में इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? चंपावत में बनाई थी। चंपावत में राजभुंगा किला है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। चंपावत में है राजभुंगा किला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है राजभुंगा, ठीक है।
तो काफ़ी बारी एग्जाम में पूछा जाता है। राजबुंगा किला किसने बनाया है? राजा सोमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी भारत में, वो की गई थी 1 अप्रैल 1973 को। कितना? 1 अप्रैल 1973 को। कहाँ से शुरू किया गया था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। कई बार पूछा भी जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ संरक्षित पार्क घोषित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है? देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई। लेकिन अगर क्वेश्चन बन गया, चलो इसका बता देते हैं, ठीक है। डोबरा चांटी पुल की जो कुल लंबाई है वो है 725 मीटर। लेकिन यदि क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया कि डोबरा चांटी झूला पुल की लंबाई, तब वो कितनी है आपकी? 440 मीटर। क्योंकि जो झूला पुल है, ऐसा वो पुल आपको वैसे इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स बताया गया था एक वीडियो में, आप सर्च कर सकते हो, टिहरी बांध एवं डोबरा चांटी पुल बाय जरधारी क्लासेस। ये आपका पुल है। अब ये पुल है, ये आपका झूला पुल है। तो इसकी जो लंबाई है, जो ये डैम के ऊपर है, ठीक है, इसकी लंबाई आपकी है 440 मीटर। ये झूला पुल जो झूल रहा है। लेकिन अगर हम कुल पुल की बात करें तो कुल पुल इधर क्या है, वो थोड़ा ज़मीन पर भी है पुल, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ से इसकी जो लंबाई हो जाती है वो हो जाती है 725 मीटर। लेकिन जो ये झूला पुल है, जो ये झूल रहा है डैम के ऊपर, इसकी लंबाई है 440 मीटर। समझ गए आप? चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कुल चौड़ाई इसकी 7 मीटर है। और इसका उद्घाटन पे मैंने एक बार एक क्वेश्चन शायद कम्युनिटी में डाला था, काफ़ी कन्फ्यूज इसमें लोगों को है। कई सोचते हैं इसका उद्घाटन 9 नवंबर को हुआ है। देखो इसका उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को किया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा। इस दिन इसका उद्घाटन हुआ था। इसी दिन पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी डोबरा चांटी पुल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, कैसे कैसे ये बना था, कैसे इसमें मतलब शुरुआत हुई थी इसकी बनने की, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। उसमें एक डिटेल्स वीडियो इसी दिन बनाई गई थी 8 नवंबर 2020 को, जब इसका उद्घाटन हुआ था। तो 8 नवंबर आपको ध्यान रखना, 8 नवंबर 2020 को डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया था, जिसकी कुल लंबाई है 725 मीटर, झूला पुल की लंबाई है 440 मीटर, कुल चौड़ाई 7 मीटर है इसकी। और ये पुल का डिजाइन किस कंपनी द्वारा तैयार किया गया था? कोरियन कंपनी है योशिन, जिसके द्वारा इस पुल का डिजाइन तैयार किया गया था। तो कुल मिला के सी ऑप्शन यहाँ पे कुल लंबाई पूछी गई है, तो 725 मीटर सही आंसर हो जाएगा। डोबरा चांटी पुल के बारे में आपको करंट अफेयर्स ई बुक जो 2020 वाली, उसमें भी काफ़ी डिटेल्स बताया गया था। यदि आपको जरधारी क्लासेस की ईयरली करंट अफेयर्स ई बुक चाहिए उत्तराखंड की, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च भी कर सकते हो jardhariclasses.in। वहाँ पे आपको सभी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट या हिंदी प्रैक्टिस सेट और अन्य जो भी ई बुक्स हैं जरधारी क्लासेस के माध्यम से बनाई गई, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो यहाँ पे जब अंग्रेज शासन भी आ गया था, अंग्रेज भी आ गए थे, तो फिर आधा राज्य तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। कुमाऊं का क्षेत्र तो पहले ही कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कुमाऊं शासन लगभग चंद शासन समाप्त हो गया था। जो गढ़वाल का जो क्षेत्र था, एक पौड़ी क्षेत्र था, फिर टिहरी क्षेत्र है। तो पौड़ी क्षेत्र ये अधिकांश तक किसके उसमें आ गया था, अंडर में आ गया था, अंग्रेजों के अधीन आ गया था। उसके बाद जो टिहरी क्षेत्र रहा, तो टिहरी रियासत को राजधानी बनाया, यानी टिहरी को राजधानी बनाया गया सुदर्शन शाह द्वारा। और टिहरी रियासत को राजधानी कब बनाया गया? 30 दिसंबर 1815 में, ठीक है, दिसंबर 1815 में। कई जगह आपको कुछ बुकों में 28 दिसंबर भी दिया जाएगा। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तो आएंगे नहीं, क्योंकि जिसमें अधिकांशतः इतिहास कन्फ्यूजिंग उत्तराखंड का, और कई बुकों में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आते हैं। वैसे या तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं, अगर बन भी गया तो 2 डेट नहीं पूछ जाती है जिसपे जो विवादित सवाल होता है। तो कुल मिला के 30 दिसंबर 1815 को यहाँ पे टिहरी में राजधानी स्थापित की थी सुदर्शन शाह ने। उसके बाद टिहरी में आपका उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये क्षेत्र आते थे। तो टिहरी से उत्तरकाशी कब अलग हुआ? 24 फरवरी 1960 को, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, अलग जिला बनाया गया। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग भी एक अलग जिले के रूप में पृथक किया गया। तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग इस प्रकार से टिहरी से अलग हुए और इस प्रकार से अलग अलग जिले बनाए गए। टिहरी का विलय भारत में कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को। तो ये भी आप नोट कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 41 है, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया? तो 41वां का जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है रुद्रपुर में खोला गया साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा नृत्य तलवार ढाल के साथ किया जाता है? सरव नृत्य, छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य या ए और बी? तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरव नृत्य ये आपका होता है गढ़वाल में और छोलिया नृत्य आपका होता है कुमाऊं में। तो छोलिया नृत्य और सरयू नृत्य दोनों एक युद्ध शैली के नृत्य हैं, तो डी ऑप्शन ए और बी यानी दोनों सही हो जाएंगे। झोड़ा नृत्य इसको गढ़वाल में चांचरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। गढ़वाल में चांचरी नृत्य और कुमाऊं में इसको झोड़ा नृत्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से चमोली और तिब्बत यानी चीन के बीच स्थित दर्रा है? तो चमोली और तिब्बत के बीच में यहाँ पे चोरा होती दर्रा है। सी ऑप्शन 43 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखो जो अन्य दर्रे हैं, कालिंदी दर्रा ये है आपका चमोली और उत्तरकाशी के बीच में, उत्तरकाशी चमोली के बीच में इसे दर्रा है कालिंदी दर्रा। मार्च जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, और 12 होती ये भी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, और चोर होती आपका हो जाएगा चमोली और तिब्बत के बीच में। क्वेश्चन नंबर 44 है, रवाई किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रवाई किसान मेले का आयोजन किया जाता है टिहरी के मलेथा में। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मलेथा में रवाई किसान मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी हेतु आरक्षित है? तो देखो डीडीहाट, धारचूला, पिथौरागढ़, गंगौली हाट ये 4 विधानसभा सीट कहाँ यानी पिथौरागढ़ जनपद की हैं, और इसमें जो आपकी गंगौली हाट विधानसभा सीट है ये है एससी हेतु आरक्षित यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, आसन नदी और यमुना नदी का संगम स्थल? तो आसन नदी, यमुना नदी इनका संगम होता है। देखो यमुना आती है ऐसे उत्तरकाशी से होके हुए और यहाँ पहुँच जाती है देहरादून की रामपुर मंडी में, और इधर आसारोड़ी देहरा मार्ग से आ रही है आसन नदी जो कि देहरादून के रामपुर मंडी में यहाँ पे संगम करती है किससे? यमुना नदी से। ठीक है, तो आसन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है जो कि रामपुर मंडी में संगम कर रही है यमुना नदी से। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अब देखो एक और चीज़ आपको ध्यान रखना, जो यमुना नदी है, यमुना नदी आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि यमुना नदी जब आती है तो यहाँ पे 2 भागों में बन जाती है शक्ति नहर में। ये शक्ति नहर है। तो जो आसन नदी आती है उसका संगम कहाँ होता है? शक्ति नहर से होता है। शक्ति नहर जो कि यमुना नदी पर ही स्थित है, तो इसलिए इसको कहेंगे यमुना नदी की ही सहायक नदी है आसन नदी। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे, चीनी यात्री वैनसांग ने निम्न में से किस स्थल का विवरण अपनी यात्रा में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविसाण का, जो कि गोविसाण कहाँ स्थित है आपका? गोविसाण स्थित है काशीपुर उधम सिंह नगर में। और यहाँ साथ ही एक इतिहासकार हैं कांति प्रसाद नोटियाल, उन्होंने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविसाण का उल्लेख भी कर रखा है, और ये लिखा हुआ है कि गोविसाण जो कि कुषाणों का एक प्रमुख नगर था, क्योंकि इतिहास में आपको बता रखा है कहीं ना कहीं उत्तराखंड कभी कुषाण जो शक्ति थी उनके अधीन भी रहा है, उनके राज्य के अंतर्गत आता था। तो कुषाणों का यहाँ पे शासन हुआ करता। गोविसाण उसका एक प्रसिद्ध क्या है यहाँ पे हमें साक्ष्य मिल जाता है। गोविसाण जो कि कहाँ स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। और वैनसांग ने अपनी पुस्तक में इस यानी अपनी यात्रा में इस गोविसाण का विवरण किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित यहाँ पे कटारमल सूर्य मंदिर काफी प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर। मंजियाली का सूर्य मंदिर आपका ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। पलेठी का सूर्य मंदिर आपका हिंडोलाखाल टिहरी में है। कटारमल हो गया अल्मोड़ा में। और कुलसारी का सूर्य मंदिर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कुलसारी का जो सूर्य मंदिर ये आपका कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सहारनपुर से रुड़की को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो 344 नेशनल हाईवे 344 जो कि सहारनपुर से रुड़की को जोड़ता है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मेला काली और गौरी नदी के संगम स्थल पर लगता है? तो जोरजीवी मेला जो कि काली और गौरी नदी के संगम स्थल पर लगता है, क्योंकि जोरजीवी नामक स्थान पर ही यहाँ पे इधर से काली नदी आ रही है, इधर से गौरी गंगा जोरजीवी नामक स्थान पर संगम करती है काली नदी से, इसीलिए यहाँ पे लगता है जोरजीवी मेला। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हमने आपको टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे बताए, काफ़ी इंपॉर्टेंट।
आपकी ये क्वेश्चन है। और आपको प्रैक्टिस करके कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और साथ साथ आपको बता दें जरदारी क्लासेस की सभी ई बुक हिंदी के लिए आपके लिए लगभग 20+ मॉडल पेपर यहाँ पे बनाए गए हैं। वीडियो के लिए 12+ मॉडल पेपर, जिसमें आपको कंप्लीट उसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके और 40 नंबर का अदर जीएस प्रोवाइड किया गया है। तो प्रैक्टिस आप अच्छे से कीजिए और आने वाले एग्जाम के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।